गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। मैं डॉक्टर आर एस राठौड़ इतिहास के पन्नों पर चर्चा करने के लिए फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। मैं आपको राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में बातचीत कर रहा था। राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में चारों दिशाओं में राजपूताने के चारों दिशाओं में उस काल में राजपूत शासक थे और ये शासक प्रिंसली स्टेट के नाम से जाने जाते थे। और इन दिशाओं में सभी राजपूत शासकों में सर्वप्रथम हम चर्चा मंडोर के शासक प्रतिहार राजवंश की बात कर रहे थे और इसी प्रतिहार राजवंश के अंतर्गत हम मिहिर भोज का नाम सर्वप्रथम इस दृष्टि से जानते हैं कि मिहिर भोज एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था और मारवाड़ के इतिहास में उसे प्रतिहंता राजा के नाम से भी जाना जाता है। मिहिर भोज मिहिर भोज जिसका काल 839 ईस्वी से 890 ईस्वी है और यह मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। मिहिर भोज के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भी आया था और सुलेमान ने मिहिर भोज के शासनकाल का वर्णन किया है और यह मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा के नाम से भी प्रसिद्ध है और इसे हिंदुस्तान के अंतर्गत ये जो भी इस्लामी लेखक हुआ करते थे वे इसे इस्लाम का शत्रु भी कहते थे। तो मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार राजवंश का एक सर्वाधिक शासक था और उसने अपनी 3 राजधानियां स्थापित की थी जिसमें सर्वप्रथम उज्जैन, दूसरी धार तथा तीसरी कन्नौज थी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इसने अपने शासनकाल में अपनी 3 राजधानियां बनाई थी जिसमें सर्वप्रथम उज्जैन, दूसरी धार और तीसरी कन्नौज थी। गुर्जर प्रतिहार जैसा मैंने आपको कहा इसे इस्लाम की दीवार या इस्लाम का शत्रु भी कहा जाता है। तो मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का एक सर्वाधिक शक्तिशाली शासक उस काल में रहा था। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की इस अगली कड़ी में मैं अगला नाम यशवंत गुर्जर का लूँगा।
यशवंत परिहार परिहार वंश का अंतिम शासक था और ये कहेंगे कि यह गुर्जर प्रतिहार वंश मारवाड़ में, सर ये चला गया है। राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की इस श्रृंखला में मैं दूसरा राजवंश गोहिल वंश का उल्लेख करना चाहूँगा। जो गोहिल वंश कालांतर में मेवाड़ रियासत के नाम से यह राजवंश शासन करता रहा और मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत कही जाती है और है। जब हम रियासतों की प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं तो ये निश्चित रूप से हमारे सामने आता है कि मेवाड़ रियासत राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन रियासत थी और वह आज भी अपना वर्चस्व या आज भी अपनी अस्तित्व को अच्छी तरह बनाए हुए है। मैं गोहिल वंश राजस्थान का एक प्रमुख राजवंश गोहिल वंश, जिसका काल 566 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक था और गोहिल वंश जिसने मेवाड़ पर शासन किया था और यह रियासत राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीनतम रियासत थी। प्रिंसली स्टेट्स में गोहिल वंश की एक अलग पहचान है और इसीलिए विभिन्न लेखक, विभिन्न इतिहासकार इसे हिंदुआ सूरज और जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार जैसे स्लोगन से भी अलंकृत किया जाता है और ये माना जाता है कि इस शासन वंश में जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुए वे महाराणा प्रताप थे और महाराणा प्रताप जिन्होंने मुगलों से सामना करके इतिहास में अपने संघर्ष को सदैव के लिए सुनहरे अक्षरों में लिख दिया था। तो निश्चित रूप से गोहिल वंश जो प्रारंभ में इस गोहिल वंश के शासक गुहादित्य थे। गुहादित्य जो शिलादित्य के पुत्र थे।
तो गोहिल वंश का प्रारंभिक शासक गुहादित्य, जिसका प्रारंभिक स्थान उदयपुर के पास नागदा नामक स्थान था। जैसे हम ये कहें, मंडोर जो था, जो जोधपुर के निकट है, वह प्रथियार राजवंश का प्रारंभिक स्थान रहा था और प्रथियार वंश के शासकों ने मंडोर पर शासन किया था। इसी प्रकार हम ये कहें कि गुहादित्य जो कालांतर में जिस एक महान मेवाड़ रियासत के नाम से जुड़ा, वह उसका प्रारंभिक शासक गुहादित्य ने नागदा नामक स्थान पर अपना शासन स्थापित किया था और ये नागदा उदयपुर से कुछ दूरी पर स्थित है। गुहादित्य गुहिल वंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है और ये प्रारंभिक शासक तो थे ही। गुहादित्य के बाद जो शिलादित्य के पुत्र थे, ऐसा कहा जाता है एक प्राचीन गुफा में इनका जन्म होने के कारण इन्हें गुहादित्य इनका उस काल में नाम हुआ। और निश्चित रूप से ये मेवाड़ का एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश की शुरुआत भी थी। गुहिल वंश में एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए बप्पा रावल। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराते थे। और हारित ऋषि ने ही इन्हें अपना शुभ आशीर्वाद दिया था और इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ये बप्पा रावल गुहिल वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहे और इनका प्रारंभिक स्थान भी वही नागदा था। वही नागदा में बप्पा रावल की समाधि स्थल भी आज भी है और नागदा में वही बप्पा रावल जिन्होंने इतिहास में अपने वीरता के लिए अपने को समर्पित किया था और वही बप्पा रावल जिनका समाधि स्थल नागदा में है और वही नागदा जो उदयपुर से कुछ दूर स्थित है। और उसी नागदा में आप ये कहें सास बहू का मंदिर भी स्थित है, जो यह निश्चित रूप से गुहिल वंश के शासकों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान भी है। तो निश्चित रूप से गुहिल वंश का यह शासक बहुत ही सर्वाधिक शक्तिशाली रहा था
और इस वंश में अपनी प्रसिद्धि, अपनी वीरता के कारण जाना जाता है। गुहिल वंश के शासकों की, महत्वपूर्ण शासकों की इस अगली कड़ी में मैं अल्लट का नाम लेना चाहूँगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न स्तरों पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम किसने नौकरशाही का गठन किया था, तो हमारा उत्तर अल्लट होता है। अल्लट ने राजस्थान में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन करके प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया था। हम ये देखते हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखकर शासन के विभिन्न सोपानों को हमारे सामने रखा था। वही कौटिल्य जो चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध है और एक अन्य नाम विष्णुगुप्त के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में नौकरशाहों के विभिन्न स्तरों को बतलाया है। तो ऐसे ही अल्लट ने सर्वप्रथम राजस्थान में नौकरशाही का गठन किया है। आधुनिक काल में हम ये देखते हैं कि नौकरशाही में सर्वाधिक सबसे बड़ा पद IAS अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी और सबसे निम्नतम पद, सबसे छोटा पद आप ये कहें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हम कह सकते हैं। तो नौकरशाही का यह वर्तमान स्वरूप भी हमें यह इंगित करता है कि शासन में छोटे पद से लेकर बड़े पद तक का अधिकारी वास्तव में सरकार का एक कर्मचारी ही है और अपनी शक्तियों के अनुसार वह कार्यों को संपादित करता है। तो निश्चित रूप से अल्लट ने सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया था और अल्लट ने ही आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। और इसी स्थान पर वराह मंदिर का निर्माण भी कराया था। तो अल्लट सर्वप्रथम जिसने राजस्थान में नौकरशाही का गठन किया था और इसी क्रम में उन्होंने आहड़ को, जो नागदा से और उदयपुर से, उदयपुर में ही स्थित है आहड़,
और उसी स्थान पर जो एक ऐतिहासिक स्थान है और जो आप ये कहें कि ताम्र नगरी के नाम से यह स्थान भी जाना जाता है, और सिंधु सभ्यता के बाद आहड़ जो एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल सभ्यता का रहा है। तो यहाँ पर उन्हें उस आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और इसी के साथ वहाँ वराह मंदिर का निर्माण भी उन्होंने करवाया था। तो निश्चित रूप से अल्लट गुइल वंश का एक बहुत ही सुलझे हुए और एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित थे। गुहिल वंश के इन्हीं शासकों की परंपरा में मैं अगला नाम रावल रतन सिंह का लूँगा। तो रावल रतन सिंह 1302-1303 चित्तौड़ के शासक थे और गुहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक थे, और चित्तौड़ पर अलाउद्दीन के आक्रमण के समय इन्होंने बड़ी वीरतापूर्वक अलाउद्दीन खिलजी का सामना किया था। मैं उसी के संदर्भ में कुछ और बात आपसे करना चाहूँगा। हम ये देखते हैं कि 1303 में 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और चित्तौड़ की घेराबंदी की थी। चित्तौड़ के आक्रमण पर अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते समय गौरा बादल तेरह सौ तीन ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण में गौरा बादल और रावल रतन सिंह उनका बखूबी से सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और हम ये कह सकते हैं कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण वास्तव में चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ जो उस काल में सर्वाधिक सुदृढ़ किले के रूप में जाना जाता था, और चित्तौड़ के लिए ये कहावत भी जनश्रुत या प्रसिद्ध है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो निश्चित रूप से 25 किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह चित्तौड़ का दुर्ग
इतिहास में एक अपनी ही अलग ही पहचान रखता है। और निश्चित रूप से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके इस किले पर अधिकार करके यह युद्ध का उद्देश्य था कि चित्तौड़ को विजित करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण की तरफ अपने विजय अभियान को जारी रखना चाहता था। दक्षिण की तरफ जाने के लिए चित्तौड़ को जीतना उस काल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा होगा। यही सोचकर उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था ताकि दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी अपनी विजय पताका लहरा सके। तो निश्चित रूप से यह दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी ने विजित किया और इस चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रखा। जैसा मैंने आपको इतिहास के लेखकों के संदर्भ में जब अमीर खुसरो का उल्लेख किया था, तो ये निश्चित रूप से मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा कि अमीर खुसरो इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था और उसने खजाइन उल फतेह में अमीर खुसरो ने इस चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन भी किया है। अमीर खुसरो जो लगातार 3 सुल्तानों के दरबारी लेखक या कवि रहे थे और इतिहास में उनकी एक अलग पहचान भी है कि वे सर्वप्रथम मुकरियाँ अर्थात पहेलियाँ और गज़लों का सर्वप्रथम शुभारंभ उन्होंने ही किया था। अरबी फारसी साहित्य में उन्होंने अपने इन ग्रंथों, इन पंक्तियों को, इन साहित्य को लिखकर एक अलग पहचान भी बनाई थी। तो खजाइन उल फतेह में अमीर खुसरो ने यह इस युद्ध का वर्णन भी किया है और इस युद्ध में 376 पद्मिनी ने 376 राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर किया था और रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। तो हम ये कहें कि यह मेवाड़ का प्रथम शाखा था। शाखा से अभिप्राय यह है कि ऐसा युद्ध जिसमें क्षत्रिय केसरिया धारण करके वीर गति को प्राप्त होते थे और उनकी स्त्रियां जौहर को, अग्नि को, अपने आप को समर्पित कर देती थी। इन दोनों को मिलाकर हम ये कहें कि ये मेवाड़ का प्रथम शाखा था। और उसके बाद जौहर की एक परंपरा जो क्षत्रिय स्त्रियों द्वारा कालांतर में भी चलती रही। तो निश्चित रूप से चित्तौड़ का यह आक्रमण अलाउद्दीन का अपनी दक्षिण की तरफ विजयश्री को आगे बढ़ाने का मात्र था। और मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा कि रावल रतन सिंह और चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को लेकर बाद में एक अलग महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी ने लगभग 200-250 साल बाद लिखा था, जिसका नाम पद्मावत था। थैंक यू।